दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ, इस श्रृंखला में आज फिर हमारे साथ प्रख्यात इतिहासविद प्रोफेसर के शर्मा जी हैं। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो के शर्मा जी ने बताया था कि कैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज कर्नल को मार डाला था। प्रोफेसर शर्मा नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर राणा। उसके बाद क्या हुआ जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी, जी तो उसके बाद का घटनाक्रम क्या हुआ? देखिए, पिछली वार्ता में मैंने बताया कि किस तरह से एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो कर्नल थे, कर्नल फिनिश। उन्हें बहुत समय नहीं हुआ था मेरठ में आए हुए, और उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह से उन देसी सिपाहियों को नियंत्रित कर पाएं, परंतु वो नियंत्रित करने में असफल रहे और क्रांतिकारियों की गोली का निशाना बन गए। उसके बाद एक और अंग्रेज अधिकारी थे, कैप्टन मैकडॉनल्ड। वो भी 20वीं पैदल सेना के अधिकारी थे, कैप्टन। उन्होंने फिर प्रयास किया उन सैनिकों को समझाने का, परंतु वो भी उनको समझाने में असमर्थ रहे और दूसरा शिकार कैप्टन मैकडॉनल्ड बनते हैं। इसके अलावा उसी समय वहां पर एक मिस्टर टिगियर थे, जो कि सेना में तो नहीं थे, परंतु एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अंग्रेज अधिकारी थे। वो उस समय गलती से लाइन से गुजर रहे थे, और जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे, भारतीय सैनिक क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने फिर उनको भी अपना निशाना बनाया। इसके बाद इन घटनाओं के बाद मेरठ में क्रांति प्रारंभ हो जाती है, और गजेटियर्स में और जगह नैरेटिव्स में सब जगह अंग्रेजों ने ही ये उल्लेख किया है। और उस उल्लेख से हमें ये लगता है कि शायद मेरठ के लोग और मेरठ के आसपास के लोग, जैसे हमने पहले भी कहा, कि वो सब लोग पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि वो उस गजेटियर में 1904 के गजेटियर में भी लिखा है कि जब ये शूट हुआ, जब ये गोली मारी गई, उससे पहले ही लोगों की भीड़ शहर में, बाजारों में इकट्ठा होने लगी। और केवल भीड़ इकट्ठा नहीं थी, भीड़ इकट्ठा होना अलग बात हो सकती, परंतु उनके हाथ में, वो लिखते हैं कि उनके हाथों में तलवार है, उनके हाथों में भाले हैं, उनके हाथों में लाठी है। और वो कहते हैं कि वो जो भीड़ जो इकट्ठा थी शहरों में, बाजारों में, वो फिर एकदम से आक्रमणकारी हो जाती है, और उन शहरों में या बाजारों में जहां भी जो भी अंग्रेज अधिकारी उन्हें दिखता है, वो उस पर आक्रमण कर देते हैं। एक बात और वो लिखते हैं यहीं, वो ये कहते हैं कि इसके अलावा उन अंग्रेज अधिकारियों को, तो क्योंकि उनको तो रंग से भी पहचाना जा सकता था कि ये अंग्रेज है, उसके अलावा जो भारतीय थे परंतु वो अंग्रेजों की पुलिस की वर्दी में थे, उन पर भी आक्रमण किए। बहुत सारे कैंटोमेंटल के बहुत सारे पियोन्स थे, वो वर्दी में थे, यूनिफॉर्म में थे, उन पर भी आक्रमण कर दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो आक्रमण है, ये उस सत्ता के खिलाफ था जो भारत में अंग्रेजों ने बहुत दमन पूर्वक तरीके से स्थापित की थी। क्योंकि अगर वो उस वर्दी पर भी आक्रमण कर रहे हैं, तो ये शायद इसी इसी बात का परिचायक है कि उनका वो जो आक्रमण है, वो मेरे ख्याल से उस अंग्रेजी सत्ता के ही खिलाफ था, उसको वो पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। यानी अब अगर ये लोग ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ना चाहते थे भारत से। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने, जब ये क्रांति प्रारंभ हुई, तो जैसे मैंने कहा कि वो लिखते हैं, खुद अंग्रेज लिखते हैं कि उस भीड़ के हाथों में जो भी उनके हाथ में शस्त्र हो सकता था, वो सारे शस्त्र थे, और वो पूरी तरह से चारों तरफ हावी हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखो कि मैंने कल भी बताया था कि जो साम्राज्यवाद की या उपनिवेशिकवाद की का जो केंद्र है, वो जेल थी। उन जेलों को तोड़ा गया। ये जो मैंने बताया था, जो पुरानी जेल थी, जो केसरगंज मंडी के पास थी, अंग्रेज ये लिखते हैं कि वो जो केसरगंज मंडी है, क्योंकि केसरगंज मंडी को अगर आज आप भी देखें तो उसके आसपास हमें क्या दिखाई देता है, उसके आसपास हमें शहरी आबादी भी दिखाई देती है। कैंट का हिस्सा इधर है, इधर आप देखेंगे पूरा शहर की आबादी है। तो इसका मतलब वो जो एरिया है, वो शहरी आबादी के आसपास का एरिया। तो अंग्रेज लिखते हैं कि वहां जिन अंग्रेजों की लाश मिली, वो बहुत ही शत विशत थी, उनको तलवारों से काटा गया था। मतलब ये कहूं कि अगर आपके मन में जरूरत से ज्यादा कोई घृणा है किसी के प्रति, तो शायद वो उसमें दिखाई दे रही।
तो वो जो घृणा थी वो केवल सैनिकों के मन में नहीं थी, वो मेरठ के आम लोगों के मन में भी थी। वो मेरठ के आसपास के जो गांव थे, बिल्कुल लगा हुआ गांव है नून नगर, आप जानते हो, वो अब मेरठ ही की परिसीमा में आ चुका है। पांचली है, हमारा घाट है, नगला है, गगोल है, और ऐसे आसपास के मवाना के आसपास नेड़ू गांव है, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके नाम बार बार आते हैं सामने, कि वहां से लोग आए और उन्होंने आक्रमण किया। तो एकदम से गांव से लोगों के आने का मतलब क्या है? क्योंकि भारतवर्ष में क्या माना जाता है? भारतवर्ष में माना जाता है कि हमारा सिद्धांत ये रहा है कि कोई नृप होए हमें का हानि, कि यदि कोई भी राजा है, प्रजा उसमें कभी भी, आप देखो कि इतने लंबे भारतीय इतिहास में कभी भी प्रजा ने किसी भी राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शायद इस तरह का शासन भारतवर्ष में पिछले 5,000 सालों में कभी नहीं रहा जैसा कि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किया। इसीलिए शायद वो क्रोध था, इसीलिए वो केसरगंज मंडी के पास जो अंग्रेजों को मारा गया उनकी लाशों के साथ वो जो शायद घृणा है वो कहीं ना कहीं प्रतीत होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो परेड ग्राउंड के पास लाशें मिली वहां तो केवल गोली लगी मिली, परंतु यहाँ स्थिति वो कहते हैं बहुत खराब थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बात और वो लिखते हैं जो समझने वाली बात है, वो ये कहते हैं कि ये जो क्राउड है, ये जो इकट्ठा हुआ जिसको वो क्राउड कह रहे हैं, वो मिक्स्ड क्राउड लिखते हैं उसको। वो कहते हैं कि उसमें कौन है? उसमें शहरी आदमी भी है, उसमें गांव का आदमी भी है, वो कहते हैं उसमें पुलिस का सिपाही भी है। यानी कि जो अंग्रेजों की पुलिस थी परंतु वो भारतीय थे, वो भी उसमें शामिल हुए। जब मैं यहाँ पुलिस की बात करता हूँ तो मेरठ में एक और कैरेक्टर सामने आ जाता है, उनका नाम है धन सिंह। धन सिंह उस समय मेरठ के कोतवाल थे। उनके विषय में भी बहुत सारी घटनाएं खुद अंग्रेजों ने लिखी। अंग्रेज खुद लिखते हैं कि धन सिंह का जो जो कैरेक्टर है वो कहते हैं सस्पिशियस है। सस्पिशियस अंग्रेजों की दृष्टि में मैं कह रहा हूँ कि सस्पिशियस है, क्योंकि वो शायद फुल हार्टेडली काम नहीं कर रहे हैं अंग्रेजों के लिए, वो इस तरह की बातें करते हैं। इवन एक घटना, एक अंग्रेज ने जो ऑक्सफोर्ड से किताब छपी है उसमें, र्यूमर्स करके किताब है, उसमें उस घटना का भी जिक्र है कि रात के करीब 2 बजे के आसपास या उससे पहले मिडनाइट, वो लिखते हैं कि मिडनाइट में एक बंगाली था, उस व्यापारी था, उसके घर पर आक्रमण हुआ। तो उसका नौकर कहते हैं कोतवाल साहब के पास आता है, कोतवाली में आता है कि साहब ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो कहते थे कि ज्यादातर सिपाही या तो भाग गए थे या क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए थे, कुछ एक सिपाही उनके पास बने थे, बचे हुए थे। उन सिपाहियों को लेकर के वो वहां बंगाली के यहाँ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो उनके आसपास के गांव के गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया, कि गुर्जर जो है वहां उन्होंने आक्रमण किया हुआ है। तो वो जो 2 कहते हैं चौकीदार थे धन सिंह के साथ, वो गुर्जरों पर हमला कर देते हैं और वो उन्हें घायल कर देते हैं। तब धन सिंह कहते हैं कि तुम अपने चौकीदारों से कहते हैं कि तुम मेरे अपने लोगों को क्यों मार रहे हो। तो उनका ये स्टेटमेंट बताता है कि अगर वो उन क्रांतिकारियों को अपने लोग कह रहे हैं तो उनका मन बताता है कि शायद उन्होंने वर्दी तो शायद अंग्रेजों की पहनी हुई है, नौकरी तो वो शायद अंग्रेजों की कर रहे हैं, परंतु मन से वो भारतीय हैं, मन से वो जो कहना चाहते हैं वो सामने आता है। उसके बाद वो जो क्रांतिकारी हैं गुर्जर जिन्हें कहा गया, वो कहते हैं धन सिंह से, वो भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो धन सिंह के विषय में बताता है। वो ये कहते हैं कि पहले तो तुमने हमें बुलाया, अब तुम हमारी मदद करो और जिन 2 गुर्जरों को आपने पकड़ रखा है उन्हें छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि तुमने हमें बुलाया, इसका मतलब कि धन सिंह जी कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के साथ थे और उन्होंने उस आसपास के गांव से, क्योंकि उनका संपर्क रहा था, जो देखिए आज ही दरोगा बहुत बड़ा होता है, आज भी भारतीय समाज में जो दरोगा है वो बहुत बड़ा माना था। जब अंग्रेजों के समय में दरोगा, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े उनका हैसियत रही होगी। तो निश्चित रूप से उनका आसपास के गांव में प्रभाव रहा होगा और वो स्थानीय थे, पांचली के रहने वाले थे, तो उनका प्रभाव होना स्वाभाविक है। तो शायद उनके प्रभाव के कारण लोग वहां पहुंचे भी थे क्योंकि उन्होंने स्वयं ये बात कही। तो इसका मतलब कि जो अंग्रेजों की पुलिस है, जो अंग्रेजों के सिपाही हैं, जो अंग्रेजों के दरोगा हैं, पर वो हैं तो भारतीय ही ना, वो भी अंतोगत्वा उनके साथ मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उस क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा। देखिए ये एक पक्ष है भारतीय इतिहास का, और भारतीयों का भी एक और मैं पक्ष बताता हूं कि फिर यही गांव के लोग मेरठ की जो तहसील है
मेरठ का जो जो ये आपका कोर्ट थी उस पर एक साथ आग लगा, यानी कि उनको जला देते। मैंने पहले कहा कि जेल जलाई गई, कोर्ट जलाई गई, उसके बाद तहसील जलाई गई। अब ये देखिए ये सारी चीजें मिली हुई, गांव वाले जला रहे हैं, शहर वाले जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं? शायद इसलिए जला रहे हैं क्योंकि उन कोर्टों ने क्या किया, कोर्टों ने यह किया था कि भारत की एक न्याय की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही थी, वो थी गांव के ग्राम की पंचायत की परंपरा, वैदिक काल से चली आ रही। अंग्रेजों ने आकर के उस ग्राम पंचायत के फैसलों को गैर कानूनी कह दिया कि ये फैसले कैसे होंगे, गैर कानूनी होंगे। आपको अगर न्याय चाहिए तो आपको हमारी अदालतों में आना होगा। और उन अदालतों में क्या होता था, उन भोले भाले किसानों को, भोले भाले ग्रामीणों को छल लिया जाता था, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता। और जबकि आपको मालूम है कि गांव में अगर 5 लोग बैठते हैं मौजूद, तो वो न्याय की बात करते थे, क्योंकि वो परिस्थितियों को समझते थे। तो शायद वो भी एक शोषण का केंद्र थे, न्यायालय, यानी कि नाम तो न्यायालय था, परंतु होता मुझे लगता है भारतीयों के साथ अन्याय ही था। वो भी एक शोषण का केंद्र थे, इसलिए उनको भी आग के हवाले कर दिया। दूसरा, तहसील। तहसील रेवेन्यू कलेक्शन का एक केंद्र है, वो एक तरह से अंग्रेजों को पैसा इकट्ठा करने का एक केंद्र था उस समय। तो वो भी किसानों के लिए बहुत ही एक ऐसा केंद्र था जिससे वो शोषण का प्रतीक था, इसलिए उसको भी जला दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरठ में उस दिन उन सब संकेतों को जलाने की कोशिश की गई जो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के द्योतक थे, जो कहीं ना कहीं अन्याय के द्योतक थे, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सत्ता के द्योतक थे, उन सबको जलाने की कोशिश की। यानी एक मेरठ और के लोगों ने उस हर संस्था पर हमला किया जो भारतीयों के शोषण के लिए अंग्रेजों ने यहाँ बनाई थी, और उसके जरिए वो यहाँ पर लूटमार कर रहे थे, आर्थिक शोषण कर रहे थे, और यहाँ तक कि लोगों को मार रहे थे, लोगों पर हमला भी करते थे। उन सारी संस्थाओं को, उन सारे प्रतीकों को ध्वस्त करने की शुरुआत मेरठ के लोगों ने की। जी बिल्कुल। एक आपका बहुत एक आपका और जी जी, एक और बड़ा स्टेटमेंट अंग्रेजों ने अपने गेजेटियर में लिखा 1904 के में। वो ये लिखते हैं कि जो मेरठ में जो सेना थी अंग्रेजों की, उस वो सेना ऐसी थी कि वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी कभी भी को उसे भेज दिया जाए तो वो कोई भी जंग जीत सकती थी। परंतु वो कहते हैं कि 10 मई को वो नहीं जीत पाई, 10 मई को वो सेना कुछ नहीं कर पाई, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कुछ बात होती थी उस सेना को भेजा जाता था और वो विजयी होती थी, परंतु वो 10 मई को कुछ नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि 10 मई को मेरठ में जो कुछ उन्होंने जो स्पार्क देखा, ऐसा स्पार्क उन्होंने जीवन में अपने कहीं नहीं देखा। एक घटना और मैं यहाँ आपको इंगित करना चाहता हूँ। वो इसलिए इंगित करना चाहता हूँ कि किस तरह से जहां एक तरफ हम लड़ रहे थे वहीं बहुत, क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी कि भारतीयों के मन में मानवता बहुत बड़ी चीज है। जब ये जलाए जा रहे थे ना केंद्र, उसी समय कमिश्नर का जो कोठी थी, कमिश्नर का जो बंगला था, उस पर भी इन ग्रामीणों ने आक्रमण किया। ये जो पांचली के लोग थे, घाट के लोग थे, नूरनगर के लोग थे, अदोल के लोग थे, आसपास के गांव के जितने भी लोग थे, उन सब ने आक्रमण किया। और उस आक्रमण में जो कमिश्नर के जो सेवाचारक लोग रहे होंगे, और वो कमिश्नर क्या हुआ, उस आक्रमण के भय से वो और उसकी पत्नी और एक और महिला छत पर बंगले की चढ़ गई, वहां छुप गए जाकर। तो जैसे ही वो क्रांतिकारी आए तो वो नौकर थे वहां पर, नौकर से पूछा, तलवार लग दी उनके गर्दन में कि कहाँ है वो कमिश्नर। तो उन्होंने ये कहा कि वो चर्च गए। अब ये देखिए कि एक भारतीय ऐसा है कि जो उसको मारने पर आमादा है, दूसरा भारतीय ऐसा है जो उसको बचाने पे आमादा, वो भी भारतीय है ना। तो उसने कहा कि वो चर्च गए। फिर उसके बाद वो क्रांतिकारी फिर भी नहीं मानते और वो उस बंगले में आग लगा देते, उसको भी नष्ट करते, कमिश्नर के बंगले को भी नष्ट करते, उसमें आग लगा देते हैं। वो फिर जब धुआं होता है, जब वह क्रांतिकारी चले जाते हैं, तो वो सीढ़ी लगाता है और उनको बचा करके सारी रात गार्डन में रख के सुरक्षित रखता है। मैं केवल आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस समय भी हमारे कुछ लोग के मन में शायद इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं कोई दया और करुणा थी। एक घटना और है जिसमें ये कहा गया कि एक महिला और एक धोबी एक अंग्रेज महिला को भारतीय कपड़े पहना कर उनका किसी तरह से बचा करके ले जा रहे हैं। तो क्रांतिकारी रास्ते में मिल जाते हैं, उसमें से एक क्रांतिकारी उसके महिला के मुंह पे से कपड़ा हटा देता है और वो देख लेता है ये अंग्रेज है और उसको मार देता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उन अंग्रेजों के प्रति कुछ ना कुछ शायद कुछ लोगों के मन में रहा होगा, परंतु फिर भी
जो क्रांतिकारियों ने जितने भी प्रतीक थे, जितनी भी चीजें थी और जो भयावह दृश्य अंग्रेजों के सामने उस समय प्रस्तुत हुआ 10 मई का, उससे तो ऐसा लगता था कि अंग्रेजी सेना अगर कहीं डरी है तो वो शायद 10 मई 1857 की रात्रि को मेरठ में डरी है और उनके मन में एक भय व्याप्त हो गया था, जो मेरे ख्याल से मेरठ वासियों का, मेरठ के आसपास के जो ग्रामीण वासी थे उनका एक मिला जुला प्रयास था। सबने मिलके, उसमें ना तो कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना जाट था, ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, ना कोई गुर्जर था। मैं ये कहता हूँ सारे भारतीय थे। हम सब ने मिलके उस दिन की क्रांति को प्रारंभ किया। और आप जानते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक भी मेरठ मेरठ में इस 10 मई को शहीद दिवस लिखा जाता। आप लोगों के प्रयास से और हमने प्रयास किया मिलकर के कि उस 10 मई को फिर क्रांति दिवस लिखा जाए, क्योंकि वो हमारे लिए एक जज्बे का प्रतीक है कि हम लोगों ने, मेरठ के लोगों ने और मेरठ के आसपास के ग्रामीण के लोगों ने वो जज्बे को प्रस्तुत किया। पहली बार 10 मई 1857 को मेरठ में डरे थे अंग्रेज, जी बिल्कुल। कांप उठे थे, ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। 1857 की यह श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। जल्द हम एक और कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, आपका भी बहुत बहुत आभार।